बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब के नए चैनल लिसानुल हिसाब के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की क्लास 9th की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th क्लास में शिफ्ट हुए हैं उनके लिए इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। मैं इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट्स का एक विज़िट करा लेना चाहती हूँ। आप ज़रा इसको अच्छे से समझ लें। यूनिट नंबर 1 to 3 ये सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 8, 4 to 8, यूनिट नंबर 4 to 8 ये सारा है जनाब अलजबरा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 to 17 ये सारा है जनाब ज्योमेट्री से रिलेटेड। यूनिट नंबर 9 to 17। अब एक पार्ट होता है जनाब थ्योरम्स का, वो उन्होंने स्टार्ट लिए हुए यूनिट 10 से 16। पूरी बुक में इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स को हम लेंगे, सारे यूनिट्स को कवर करेंगे, लेकिन जो मैंने सेक्शन इस वक्त सिलेक्ट किया है वो यूनिट नंबर 10 to 16 है, यानी कि थ्योरम्स। उसकी वजह ये है कि जब स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th क्लास में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ रहे होते हैं, अलजबरा किसी तरह से वो फार्मूलाज़ की हेल्प से कर लेते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं, लेकिन थ्योरम्स एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान थ्योरम्स की वजह से होते हैं कि क्या लैंग्वेज है, क्या सिंबल्स हैं, इनमें समझ नहीं आ रहा, और वो हमेशा से थ्योरम्स की वजह से बहुत सारे मार्क्स कटवा लेते हैं। तो जनाब मैंने सेलेक्ट किया है यूनिट नंबर 10 से 16 तक का सेक्शन थ्योरम्स। इंशाल्लाह इस पर बात होगी, लेकिन आज ही मैं यूनिट नंबर 10.1 स्टार्ट नहीं करने वाली। थ्योरम नंबर 10.1 बिल्कुल स्टार्ट नहीं लूँगी, बल्कि उससे पहले आपको एक जनरल लेक्चर देना चाहती हूँ थ्योरम से रिलेटेड। जैसा कि मेरा टॉपिक भी यही है कि आर थ्योरम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर वाकई ऐसा है, आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद तकरीबन 50 to 60% समझ में आ जाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्यों मुश्किल होते हैं, इसकी 3 बेसिक वजूहात बताऊँगी इस वीडियो में। आप लोग समझ लें इसको पहले अच्छे से, उसके बाद आप कोई भी थ्योरम कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चीज़ ने आपको हेल्प किया या नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं थ्योरम्स को समझने में, वो ये है कि थ्योरम्स का वो सबसे पहले रट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कोई भी थ्योरम स्टार्ट किया, थ्योरम नंबर 10.1 टू वट एवर, किसी भी, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथागोरस थ्योरम 15 यूनिट में ये थ्योरम भी है। अब वो क्या करते हैं कि चूँकि इसमें थ्योरी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है तो उसका रट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या है रट्टा लगाने से? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट ने जब थ्योरम को सीखा तो उसके पास एक ट्रायंगल थी बुक में, कोई ABC उसका फॉर एग्ज़ाम्पल नाम था ट्रायंगल का। अब फिगर तो उसने देख ली, लेकिन अब वो क्या करता है कि थ्योरम के अंदर जो थ्योरी यूज़ हो रही है उस सारे का रट्टा लगा लेता है। अब आ गया जी टाइम एग्ज़ाम्स का, वो बना रहा है एक ट्रायंगल। आप ज़रा गौर कीजिए कि जब उसने बुक में सीखा था तो बेस में BC थी, बेस का नाम BC था। मुमकिन है कि जब वो एग्ज़ाम्स दे रहा हो उस वक़्त वो ट्रायंगल का नाम इस तरह दे। अब बेस में AB है, BC नहीं है। अब थ्योरी तो वो सारी जो उसने सीखा, जो उसने रट्टा लगाया उसकी लिख रहा होगा, लेकिन वो फिगर अपनी यूज़ कर गया। अब इसका नुकसान क्या है, उस फिगर से उसका डेटा मैच नहीं करेगा, जिससे उसके मार्क्स कट सकते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने कभी भी थ्योरम का रट्टा नहीं लगाना। डोंट मेमोराइज़। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो थ्योरम्स के लिए मेमोराइज़ का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ तक कहूँगी कि थ्योरम्स के लिए मेमोराइज़ का वर्ड भी मत यूज़ कीजिए, ठीक है जी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स को थ्योरम्स इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि थ्योरम्स के अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता। जी हाँ, मैंने यहाँ पे थ्योरम्स की के अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स की एक लिस्ट बना ली है। बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स आप जानते भी होंगे, और मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है जो जो थ्योरम्स में यूज़ हो सकते हैं। सब पे बात करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कौन कौन से सिंबल्स, आप जितने भी थ्योरम्स हैं यहाँ पे इस क्लास में भी और 10th में भी मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जब कोई अगर रह भी गया और हम वहाँ पे पहुँचे तो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूँगी उसको। ठीक है जी, तो अच्छे से समझ लें कि जब इस टाइप का सिंबल आया तो उसका मीनिंग क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरम के अंदर किसी ट्राइंगल की बात हो रही है तो वो पूरा TRIANGLE वर्ड्स में नहीं लिखेगा, बल्कि सिम्बॉलिकली एक ट्राइंगल के लिए सिंबल यूज़ कर लेगा, छोटी सी ट्राइंगल, बस दिस इज़ अ सिंबल। इंतहाई आसान है ये, हो सकता है आपको पहले से पता भी हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी एंगल। एंगल के बारे में सब फेमिलियर है, ज़रा 9th क्लास में अगर आप आ गए हैं तो ट्राइंगल और एंगल मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जनाब सिंबल फॉर एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने एंगल के साथ ही नेक्स्ट लेस देन का सिंबल यूज़ किया है, उसकी मैं आपको बेसिक रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि स्टूडेंट्स लेस देन और एंगल के सिंबल को सेम समझ रहे होते हैं। अब मैं ज़रा लेस देन का सिंबल यूज़ करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ जी, कैसे, ये है सिंबल फॉर लेस देन। अब देखने में आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सेम नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करें कि एंगल की जो सिंबल की बेस लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है, जबकि लेस देन के साइन में ऐसा नहीं है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के सिंबल्स में। ठीक है, अब ग्रेटर देन का सिंबल जिस तरह से आपने लेस देन का बनाया, इसी के सिमेट्रिक ग्रेटर का भी बना लें। इसकी लाइन भी लेस देन के सिंबल की लाइन जैसी नहीं होगी। ठीक है, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर नहीं आएगी। नेक्स्ट है जी कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन थ्योरम्स। ये होगा जी आपके लिए एक नया। कॉन्ग्रेंट कहते हैं सेम होना शेप में भी और साइज़ में भी। दो फिगर्स अगर सेम शेप और सेम साइज़ के हैं तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट है। सिंबल क्या, बहुत आसान है, इक्वल का साइन लगाइए और ये, दिस इज़ द सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंट का सिंबल है ये। ठीक है जी, अच्छा कॉन्ग्रेंट की एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लें कि आपकी क्लासरूम में पड़ी हुई सारी चेयर्स वो कॉन्ग्रेंट है, वो शेप में भी सेम है, वो साइज़ में भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो जब आप थ्योरम्स पढ़ेंगे, दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट उस वक्त होंगे जब उनका सेम रेडियस होगा, दो ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रेंट होंगी जब उनका हर एंगल और उनकी हर साइड जो है वो सेम होगी, साइज़ में भी शेप में भी, तो फिर हम कहेंगे वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम थ्योरम्स के अंदर समझते रहेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले इसका सिंबल देख लें, बिल्कुल जैसे लाइन का सिंबल होता है, दो एरोज़ लगाने हैं और बस। दिस इज़ द करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस क्या है, मुताबिकत, मवाजना जब आप करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं जब दो ट्राइंगल्स का या कोई सी दो फिगर्स का, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्राइंगल की बेस लाइन का कंपैरिजन किया जा रहा है दूसरी ट्राइंगल की बेस लाइन से, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, हम करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। अच्छा, ज़रूरी है कि अगर ट्रायंगल की एक साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट वाली साइड आप ले रहे हैं, तो करस्पॉन्डेंस के लिए ज़रूरी है कि दूसरी ट्रायंगल की भी लेफ़्ट वाली साइड ही ली जाए, और अगर फर्स्ट ट्रायंगल की राइट वाली साइड ली जा रही है तो ज़रूरी है कि कंपैरिजन में दूसरी ट्रायंगल की भी राइट वाली ही साइड का कंपैरिजन किया जाए। दैट इज़ द करस्पॉन्डेंस। ठीक है, कंपैरिजन को कहते हैं। नेक्स्ट है जी सिंस या एज। जैसा कि कोई बात आप शुरू करते हैं, कोई फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई बात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इस तरह का सिंबल यूज़ करेगा सिंस के लिए, और वही बात जब आप ख़त्म कर लेते हैं तो आप देयरफॉर के लिए इसी तरह का ये सिंबल लगाते हैं, लेकिन अब दो डॉट्स नहीं, एक डॉट ऊपर है। ठीक है, इस सिंबल को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी सिमिलर। सिमिलर का ये है जनाब सिंबल,
और सिमिलर और करस्पॉन्डेंस में एक छोटी सी जो एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, सॉरी कॉन्ग्रेंट में क्या है कि हर तरह से सेम, शेप में सेम और साइज़ में सेम, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलैरिटी में, सिमिलर क्या होता है, हम नॉर्मली समझते हैं कि दो शेप्स, दो भी कोई सी फिगर्स जो है वो अगर सिमिलर हैं तो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक जैसी सिर्फ शेप में, साइज़ में नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ग्रेंसी में इक्वल होना चाहिए उसका साइज़ भी और शेप भी, जबकि सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप सेम हो तो बस हम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैरट और एक बेबी पैरट, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, वो सिमिलर हो सकते हैं, वो एक जैसे शक्ल में हो सकते हैं क्योंकि वो उसी का बेबी है, तो सिमिलर तो हो सकता है लेकिन छोटे बड़े हैं। इसी तरह से एक ट्रायंगल छोटी और एक बड़ी ट्रायंगल शक्ल में दिखने में सेम हो सकती है तो हम उसको सिमिलर कहेंगे। हाँ, अगर वो हर लिहाज से साइज़ में भी सेम आ गई फिर हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलैरिटी में डिफरेंस है। नेक्स्ट सिंबल है जनाब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरी लाइन 90 का एंगल बना रही है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। इसका सिंबल भी देख लें, इसी तरह से उन्होंने बनाया है। पैरेललोग्राम, ये दो लाइंस इस तरीके से लगा लें, ठीक है। और फिर सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा GM लिख दें। दिस इज़ अ सिंबल फॉर पैरेलल एंड दिस इज ग्राम, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज़ पैरेलल, फेमिलियर होंगे आप पैरेलल से भी। नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट, इट्स वेरी इजी, सब लोग फेमिलियर होंगे। लाइन सेगमेंट के बस दो एंड पॉइंट्स होते हैं विदाउट एनी एरो हेड। नेक्स्ट है जी लाइन, इसके लिए दोनों साइड्स पे आपको एरोज़ लेने होंगे। एंड नेक्स्ट इज़ रे, जिसमें एक साइड पे एरो होता है। अब आप कीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज और इस सारी लिस्ट को अच्छे से समझ लीजिए और फिर ख़ुद से इन सारे सिंबल्स को रफली नोट कीजिए आपको कितने सिंबल समझ में आए हैं। जिसकी समझ नहीं आई वहीं से दोबारा सुनिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। इट वॉज़ पॉइंट नंबर 2। थ्योरम समझने में स्टूडेंट्स को दुश्वारी इसलिए भी पेश आती है कि उसमें यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में नहीं पता होता, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरी कौन सी ऐसी वजह है कि स्टूडेंट्स को थ्योरम्स समझ में नहीं आते, उन्हें मुश्किल पेश आती है। जी हाँ, तो बेटा थ्योरम्स इसलिए भी नहीं समझ आ रहे होते क्योंकि उनके अंदर यूज़ होने वाले पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं पता होता। यस, पोस्टुलेट्स क्या हैं? पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट होती है ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट कि जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होती है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है वो अंडरस्टूड है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स का जिक्र करती हूँ और फिर उनको बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। पोस्टुलेट्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रायंगल्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट या सिमिलर प्रूव करना हो तो पोस्टुलेट्स बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोस्टुलेट है SAS, S साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अगर दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन आप कर रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल आपस में कंपेयर करते हुए कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। दिस इज़ अ पोस्टुलेट। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेती हूँ, उसका नाम है जी PQR, ठीक है। और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, XYZ रख लेते हैं, ठीक है। दो साइड्स
और एक एंगल, दोनों ट्राइंगल्स का आप कंपेयर ले रहे हैं, कंपैरिजन ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 साइड्स और एक एंगल। अगर कोई सी 2 ट्राइंगल्स की कंपैरिजन में कोई सी 2 साइड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की ये लेफ़्ट वाली साइड ले रही हूँ, तो मैंने बताया था करस्पॉन्डेंस में लाजमी आपने दूसरी ट्राइंगल की भी लेफ़्ट वाली ही साइड लेनी है, ठीक है। अगर फर्स्ट साइड पी क्यू दूसरी ट्राइंगल की एक्स वाई साइड की कॉन्ग्रेंट आ जाती है, तो ये हो गया साइड्स का कंपैरिजन। इसी तरह से एक और साइड ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेस की लाइन ले लेती हूँ, बेस वाली साइड ले लेती हूँ। क्यू आर अगर कॉन्ग्रेंट है वाई जेड के, अब मैंने फर्स्ट ट्राइंगल की भी 2 साइड्स ले ली, दूसरी ट्राइंगल की भी 2 साइड्स कंपैरिजन में ले ली, दोनों साइड्स हो गई। अब एक ऐसा एंगल लेना है जो इन दोनों साइड्स के दरमियान में मौजूद हो, दिस इज़ नोन एज इंक्लूडेड एंगल। देखिए एंगल दोनों साइड्स के दरमियान में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। अब जो मैंने पी क्यू और क्यू आर साइड ली है, इन्हीं दोनों साइड से बनने वाला एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल की बात हो रही है। इसी तरह से इन दोनों साइड्स के साथ इंक्लूड होने वाला जो एंगल, इन दोनों की हेल्प से बनने वाला जो एंगल है, यानी इस वक्त वाई है, वो एंगल, अगर एंगल क्यू और एंगल वाई कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे कि ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट है। तो 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर एक ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के इक्वल कॉन्ग्रेंट आ जाता है, तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। दिस इज़ अ पोस्टुलेट, ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करता है। एक और है जी हमारे पास पोस्टुलेट जिसमें एस एस ए, ये कोई डिफरेंट पोस्टुलेट नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, अब आप खुद समझ गए होंगे। देखें पहले पोस्टुलेट में 2 साइड्स थी जबकि एंगल इंक्लूडेड था, दरमियान में मैंने लिखा हुआ था। अब फ़र्क है, अब 2 साइड्स और एंगल दोनों साइड्स के दरमियान में नहीं बल्कि एक साइड पे लिखा हुआ है। अब जब मैं कंपैरिजन करूँगी ना, फॉर एग्जांपल इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लें, 2 साइड्स ली, सपोज़ पी क्यू एक्स वाई के कॉन्ग्रेंट है, क्यू आर वाई जेड के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। लेकिन एंगल चूँकि इंक्लूडेड नहीं है, साइड पे लिखा हुआ ना, अब आपने ये एंगल नहीं लेना, ना क्यू लेना है ना वाई लेना है, क्योंकि ये तो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है, उसको तो होल्ड करने वाला ये पोस्टुलेट होगा एस ए एस। अब जो 2 साइड्स आप लेंगे उनके साथ एंगल वो लेना है जो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ना हो। कैसे? जैसे ट्राइंगल है ना पी क्यू आर, इसमें क्यू एंगल इंक्लूडेड है इन दोनों साइड्स का। अब आपने क्यू नहीं लेना, इसके अलावा पी लें आर लें एज यू विश, ठीक है। कंपैरिजन में अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स और कोई भी एंगल, फॉर एग्जांपल मैं एंगल यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है पी, अब इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ एंगल भी वही लूँगी जो उसी की पोजीशन में आ रहा हो। जैसे यहाँ पे एंगल एक्स बन रहा है, अब ये करस्पॉन्डेंस में आ रहा है और ये दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल बी नहीं है। इस तरह आपने अगर यहाँ पे आर लेना है तो सिमिलरली आपने यहाँ पे जी लेना होगा, एंगल जेड लेना होगा। एंगल फिर आपने इंक्लूडेड नहीं लेना अगर एंगल साइड पे लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह का कंपैरिजन कर रहे हो और कॉन्ग्रेंट आ जाएं साइड्स और एंगल, तो हम कहेंगे कि एस एस ए पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसी पोस्टुलेट को एक और तरीके से अगर इस तरह लिखूँ ए एस एस तब भी ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। कभी इस तरह से भी लिखा हो तो आपने परेशान नहीं हो जाना। यहाँ पे भी एंगल साइड पे है एस एस, 2 साइड्स एक तरफ हो लेकिन एंगल उनका इंक्लूडेड ना हो, इन दोनों का यही मतलब है, ठीक हो गया जी। अच्छा, एस ए एस एक पोस्टुलेट हो गया, ये आप दूसरा कंसिडर कर लें। नंबर 3, इसके अलावा कौन सा पोस्टुलेट यूज़ होता है? ये 2 साइड्स और एक एंगल का पोस्टुलेट था, अब मैं 2 एंगल्स और एक साइड का पोस्टुलेट लेती हूँ, ठीक है। 2 एंगल्स और एक साइड, ए एस ए। जिस तरह से एस ए एस था, 2 साइड्स एक एंगल था लेकिन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड था एंगल, अब 2 एंगल्स हैं और साइड इंक्लूडेड है। अब मैं इसके लिए एक नई ट्राइंगल बना लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइंगल का नाम है जी ए बी सी
और यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है DEF। अब ASA पोस्टुलेट उस वक्त लगेगा जब दो एंगल्स, किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल मैं ये और ये एंगल लेती हूँ, तो अब कंपैरिजन में भी यहाँ पे भी ये और ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एंगल A कॉन्ग्रेंट है एंगल D के, और फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल C कॉन्ग्रेंट है एंगल F के, दोनों एंगल्स हो गए। अब हमारे पास क्या रहेगी, एक साइड चूँकि दोनों एंगल्स के दरमियान में लिखा हुआ है तो साइड इंक्लूड वाली साइड होनी चाहिए, दोनों एंगल्स की हेल्प से बनने वाली साइड। देखें A और C से बनने वाली साइड कौन सी है, ये, और यहाँ पे D एंगल और F एंगल से की हेल्प से बनने वाली कौन सी साइड है, यही DF, तो फिर आपने यही साइड लेनी है। दिस इज़ द करस्पॉन्डेंस। अगर फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल A कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के एंगल D के, और अगर फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल C कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के एंगल F के, और अगर इनकी इंक्लूडेड साइड AC कॉन्ग्रेंट है इसकी इंक्लूडेड साइड DF के, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ASA पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट ने हेल्प किया इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने में। ठीक हो गया जी, ये हो गया दो एंगल्स और एक साइड। अब इसी को मैं ज़रा तरतीब चेंज करती हूँ, AAS कह देती हूँ। अब देखें, अब जो साइड पहले इंक्लूड थी, अब एंगल्स एक तरफ हो गए, साइड अलग हो गई। अब अगर आप कंपेयर करते हैं, सपोज़ आप कहते हैं दोनों एंगल्स, यही वाले एंगल्स अगर दोनों हैं, तो अब आपने साइड कौन सी लेनी होगी, अब AC या DF नहीं लेनी, जो मर्ज़ी है बाकी ले लें। ठीक है, क्योंकि ये इनकी इंक्लूडेड साइड, और इंक्लूड हमने नहीं लेनी क्योंकि दरमियान में नहीं लिखा हुआ एस सब साइड पे, यानी साइड कोई अलग से है। तो अगर एक ट्राइंगल का एंगल A कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के एंगल D के, और अगर फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल C कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के एंगल F के, और बेस वाली सपोज में साइड ले लेती हूँ, अगर ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल की बेस लाइन BC दूसरी ट्राइंगल की बेस लाइन EF की कॉन्ग्रेंट है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय द हेल्प ऑफ AAS पोस्टुलेट। ठीक हो गया जी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक और पोस्टुलेट यूज़ होता है जिसमें SSS कहेगा, यानी तीनों ही साइड्स। कैसे, दो ट्राइंगल्स का ऐसा कंपैरिजन दोनों ट्राइंगल्स का जिसमें साइड्स का ही कंपैरिजन हो रहा है। अगर फर्स्ट साइड दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड के, और दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल की दूसरी साइड के कॉन्ग्रेंट है, और तीसरी साइड अगर दूसरी ट्राइंगल की तीसरी साइड के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कहेंगे SSS पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, ये हैं पोस्टुलेट्स, इनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है जी, एक और पोस्टुलेट थ्योरम्स में यूज़ होगा HS के नाम से, हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज कहते हैं वो साइड एक राइट ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है इसमें एक एंगल 90 का होता है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल इस तरफ बना लेती हूँ जहाँ पे 90 का एंगल यहाँ है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड को कहते हैं, और ये लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का। ठीक है, यहाँ पे देखें 90 एंगल इधर आ रहा है, इसके अपोजिट साइड ये बन रही है और लेंथ में भी सबसे ज़्यादा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और साइड, अगर दो राइट ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, और अगर कोई एक साइड भी फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो इसका भी परपेंडिकुलर ले रहे हैं कंपैरिजन में, अगर फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दूसरी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ जितना है, तो हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज साइड की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। दिस इज़ ऑल्सो अ पोस्टुलेट। ठीक है जी, ये वो सारे पोस्टुलेट्स हैं, ये वो सारे पोस्टुलेट्स जो थ्योरम्स के अंदर यूज़ होते हैं, हमने सारों को कवर करने की कोशिश की है। इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि ये सारे ट्राइंगल्स के वो पोस्टुलेट्स हैं जिनकी हेल्प से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जा सकता है। अगर ये कंपैरिजन्स हों तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है जी, एक पोस्टुलेट अलग से ऐसा है एंगल 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 के नाम से, कि जो कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट नहीं
बल्कि सिर्फ सिमिलर प्रूव करता है। कैसे? देखें, एंगल एंगल एंगल, मैं यहाँ पे साइड पे छोटी सी ट्रायंगल बना लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसे। अगर एक ट्रायंगल का यहाँ पे जो एंगल है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्रीज़ का है, यहाँ पे भी दूसरी ट्रायंगल में भी ये एंगल 30 डिग्रीज़ का है, ठीक है। और कोई सा दूसरा एंगल है, वो है सपोज़ 60 डिग्री का, यहाँ पे भी वो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 90 के एंगल्स बन रहे हैं, सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो आप चेक कर लें, ये भी 180 है, ये भी टोटल कर ले तो 180 है। अब देखें, एंगल 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 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली अगर फर्स्ट ट्रायंगल का ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, यानी इक्वल है साइज़ में दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट वाले एंगल के, इसी तरह से दूसरे एंगल के कॉन्ग्रेंट है और तीसरा एंगल तीसरे एंगल की कॉन्ग्रेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में मैंने आपको बताया था कि शेप भी सेम होती है, साइज़ भी सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं शेप्स तो सेम हैं, लेकिन क्या साइज़ सेम है? डेफिनेटली नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? देखिए, ट्रायंगल्स छोटी बड़ी हो सकती हैं अगर सिर्फ एंगल 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 पोस्टुलेट लग रहा है तो, ठीक है। अगर एक भी साइड आ जाएगी तो फिर वो इन पोस्टुलेट्स में से कोई भी पोस्टुलेट यूज़ हो जाएगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोस्टुलेट्स के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, सिंबल्स के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको रट्टा लगा लेते हैं। तो बेटा जी, आपने ये 3 काम नहीं करने। डोंट मेमोराइज़ द थ्योरम, एनी थ्योरम। दूसरे नंबर पे आपको सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपको पोस्टुलेट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सिंबल्स और पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर आप उसके बाद कोई भी मुश्किल से मुश्किल थ्योरम कीजिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें आसानी हुई या नहीं। डेफिनेटली आपको 50 to 60% समझ में आ जाएगा। होप सो जी कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन फिर भी आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।